अच्छा जी। आज जो है हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल का पहले, और फिर हम पोटेंशियोमीट्री शुरू करेंगे। तो कंसंट्रेशन सेल जहां तक हमने अभी समझे वो ये थे कि दो हाफ सेल्स हैं, दोनों के दोनों में सेम मेटल होगा एज एन इलेक्ट्रोड, और दोनों में हमारे पास सेम एनालाइट भी होगा, सेम आयंस होंगे, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। ये जो न्यूमेरिकल है ये इसी पर्सपेक्टिव में हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल हमारे पास है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल। आपसे बस सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक चीज पूछ ली है कि हमको ई सेल बताओ। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, बस यही सवाल है, सिर्फ एक सेल नोटेशन दी हुई है और बस। तो पहले मैं सेल बना लूं नोटेशन, और फिर उसके बाद फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। और बस, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो इसको हम जब देखते हैं तो हमको अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखें Fe+3 भी है। यहां तक बात समझ में आ गई थी। ठीक है, Fe+3 कोई फेरिक क्लोराइड की या कोई Na+3 सॉल्ट होगी हमारे पास। फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, एक और आयन भी मौजूद है। क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास एक सेल में, हाफ सेल में Fe+2 भी Fe+3 भी है? यस, दे कैन को एग्जिस्ट, ये कर सकते हैं, ये मौजूद हो सकते हैं हमारे पास। सवाल ये नहीं है कि दोनों मौजूद हैं या नहीं, सवाल ये कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस में +2 स्पीशीज +3 स्पीशीज हमारे पास दोनों के दोनों हाफ सेल्स में डिफरेंट कंसंट्रेशंस में ई सेल निकालने के में कहा था ना, हमेशा नर्न्स इक्वेशन आएगी, हमेशा नर्न्स इक्वेशन हमारे पास है। यहां भी नर्न्स इक्वेशन अप्लाई होगी। करते हैं नर्न्स इक्वेशन अप्लाई, देखते हैं हम कर सकते हैं या नहीं। ई सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ई सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास जो होता है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस 0.0529 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कहते हैं हमेशा, ये कहते हैं हमेशा। तो ई सेल ये तो मालूम करना है। स्टैंडर्ड कंडीशन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा इसके लिए। रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल जो है, देखो देख लो ना, प्लेटिनम प्लेटिनम। तो ये हमको बता रहा है कि भाई मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहा हूं। ऑब्वियसली बात है, यहां पे उन्होंने H2 गैस और 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो 0.0529 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड है। आप देख रहे हो कि Fe+2 एंड Fe+3 इन्वॉल्व है। Fe+3 एंड Fe+2 जब दोनों के दोनों सॉल्यूशन में इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है, पहले तो ये बताओ। रिएक्शन को मैं देखूंगा तभी मैं बता सकता हूं ना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। तो कितने हैं? +3। मैं यहां पे 3 लिखूं, यहां 2 लिखूं, यहां 1 लिखूं, यहां 7 लिखूं, 5 लिखूं, क्या लिखूं? नहीं पता। तो पहली चीज जो मुझे कंफ्यूज कर रही है इधर, वो कर रही है ये। मैं जब भी कह रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप पोटेंशियोमीट्री और आने वाली टेक्निक्स में मौजूद डेरिवेशंस को नहीं समझ पाओगे, सही तरीके से नर्न्स इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं पता होगा। ये न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये कोर्स में नहीं है आपके, फिर भी पढ़ो, समझ में आएंगी बातें। जो कोर्स में चीजें हैं वो समझ में आएंगी। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिखते थे हम यहां, तो चार कंसंट्रेशन दी हुई है। कौन सी लिखूं मैं ऊपर, कौन सी मैं लिखूं नीचे? ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें से एक ठीक है। मैं ऊपर कौन सी लिखूं, नीचे कौन सी लिखूं? तो यहां पर मुझे जो मसले आ रहे हैं वो आ रहे हैं ये, मैं कौन सी चीज कहां लिखूं। पहली बात तो ये, मेरे पास यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट है कौन, मैं कैसे देखूं? तो यहां पर अब अगर यहां तक कोई शख्स पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर आकर के वो रट रहा होता है, कॉपर ऊपर है, जिंक नीचे, जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे। अगर इस तरीके से चीजों को रट रहे हो तो फिर तो ये न्यूमेरिकल तो भूल ही जाओ, और आगे आने वाले पोटेंशियोमीट्रिक की डेरिवेशंस है वो भी सर से ऊपर से गुजरेंगी सारी। ठीक है, नहीं समझ, ये मैं कह रहा था नर्न्स इक्वेशन को अप्लाई करना आना चाहिए सही तरीके से। यहां पर वो तरीका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई भी शख्स इसको नहीं सॉल्व कर सकता डायरेक्टली। कोई ट्रिक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है कि जो मैं बताऊं ये हमेशा याद रखना ये, और देखो इसमें ये हो रहा है और देखो ये नहीं। हम प्योर लॉजिक से चलेंगे कि रिएक्शन हो क्या रहा है, आयंस चाह क्या रहे हैं, आयंस आखिर चाह क्या रहे हैं। तो मेरे पास एक हाफ सेल ये रहा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, और एक ये रहा,
ये रहा सॉल्ट ब्रिज, ये रहा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसको मैंने अटैच कर दिया है वोल्ट मीटर से, और ये मेरे पास एनालाइट है। यहां पर मेरे पास Fe+2 है, यहां पर मेरे पास Fe+3 भी को एग्जिस्ट कर रहा है। सेम गोज फॉर अदर हाफ, Fe+2 भी है, Fe+3 भी है। यहां पे कंसंट्रेशन में कॉपी कर रहा हूं दोबारा, Fe+3 की है 0.01, यहां पर है Fe+3 की 0.12, यहां Fe+2 की कितनी है भाई 0.071, और यहां पर है 0.12। भूल जाओ एक आयन को, एक आयन भूल जाओ, Fe+3 को भूल जाओ कि वो यहां पर मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, हमको अच्छी तरीके से पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में कि वो हाफ सेल के जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे जो एनालाइट की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा हमेशा ऊपर आती है न्यूमरेटर में। हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में। हमने देखा था कि जब भी कोई स्पीशी M अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो वो कोई आयन बन जाता है, और X इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये जो स्पीशी की कंसंट्रेशन होती है, चूंकि ये प्रोडक्ट साइड पर आई है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, तो वो हमेशा कहां आएगी ऊपर। इसलिए आप लोग जब नर्ड्स इक्वेशन की दूसरी फॉर्म्स देखते हो तो वो इस तरीके से लिखी होती है ना, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, इसी वजह से होती है वो। एनीवेज, आई डोंट लाइक दिस फॉर्म, वजह पता चलेगी पोटेंशियोमेट्री में क्यों मैं हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही को लिखता हूं। एनीवेज, यहां साइन भी देख लिया करो भाइयों, माइनस का है प्लस का है, इन्वर्ट हो जाएगा वरना आगे। और अगर मेरे पास दूसरे सेल में अगर कुछ इस तरह का सीन हो रहा हो कि कोई एक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस कर रहे हो किसी स्पीशी को, तो वो जो स्पीशी है उसकी कंसंट्रेशन मेरे पास चूंकि रिएक्टेंट साइड में आई है तो वो नीचे आएगी। यही कॉन्सेप्ट अब मैं अप्लाई करना चाहता हूं इधर। मिट गया। अब मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूं फॉर Fe+2 ओनली। Fe+3 के लिए भी करूंगा। तो Fe+2 यहां पर कंसंट्रेशन 0.12 है, यहां पर कंसंट्रेशन 0.07 है, यहां पर कम है। इधर Fe+2 कम है, इधर Fe+2 ज्यादा है। मतलब ये वाले Fe+2 कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा हैं, हमें कम करो। कंसंट्रेशन सेल का यही था ना कॉन्सेप्ट। कंसंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट ये था कि जो ज्यादा अमाउंट में जो स्पीशी होगी कंसंट्रेशन में, वो कहेगी कि मुझे कम करो, मुझे बैलेंस करना है, उससे मैच करना है, मुझे अपने आप को बैलेंस चाहिए ना किसी को। Fe+2 जो है वो यहां पर कम है, वो कहेगा मुझे ज्यादा करो। तो इलेक्ट्रोड से जो आयरन न्यूट्रल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके सर्किट में छोड़ देगा। क्यों? ताकि Fe+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सके। Fe+2 ये जो हाफ सेल है यहां वाला, Fe+2 इधर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो कौन सा वाला केस करेगा? ये वाला देखते हैं। Fe न्यूट्रल रिजल्ट्स इन Fe+2 आयंस बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मकसद कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके वो खुद अपने आप को प्रोडक्ट साइड पे ले आया है। ऑक्सीडेशन वाला केस हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि इस सेल में जो 0.07 है, मैं सिर्फ लॉग क्यू को अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो इस साइड में मेरे अभी ये सब चीजें मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें भी यहां पर आ जाएंगी, फिर हो जाएंगी आहिस्ता। तो यहां पर Fe+2 की चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो सिर्फ इस वजह से Fe+2 की कंसंट्रेशन इधर कहां आएगी? प्रोडक्ट साइड, यानी कि अबव। तो यहां पर मैंने Fe+2 की कंसंट्रेशन 0.071 लिख दी। यहां पर Fe+2 बहुत ज्यादा है, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए इतनी ज्यादती, हमें कम करो। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो मुझको दे दो ताकि मैं रिड्यूस हो जाऊं, और Fe न्यूट्रल। कहने का मकसद कि Fe+2 इधर प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, तो रिएक्टेंट साइड नीचे लिखी जाती है। तो Fe+2 की जो ये वाली सेल की जो कंसंट्रेशन है वो नीचे लिखी जाएगी। अब यही लॉजिक आप लोग लगाते हैं Fe+3 के लिए, तो अब पता चल जाएगा कि ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है। अब अच्छा जी, इस सेल में चूंकि ऑक्सीडेशन हुई है तो फिर Fe+3 को भी असल यहां वाले को ऊपर आना चाहिए। नहीं, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है कि चूंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम, यहां पर अगर एक स्पीशी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रही है तो उधर ही एनालाइट अगर कोई और भी मौजूद है, हो सकता है वो सेम इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा हो। और यही पर नर्ड्स इक्वेशन की खूबसूरती है कि भले 50 मेरे पास
100 मेरे पास एनालाइट्स हो, आयंस हो, कोई रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है इलेक्ट्रोड पे और सेम इलेक्ट्रोड पे कोई रिडक्शन पोटेंशियल दे रहा है, कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है, नर्न्स इक्वेशन उन सबको अपने अंदर समाकर सही जगहों पर समाकर वो फिर ई सेल बता सकती है कि वोल्टेज क्या होगा। हाँ, जरूरत है रेफरेंस की। That's it, समझ में आया? यहां से दो था Fe+3 के लिए आ जाओ, 0.12 यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस बार Fe+3 की इस सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा है और इस सेल में Fe+3 की कंसंट्रेशन कम है। ये वाले कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा है, हमें कम करो, और ये वाले कह रहे हैं हम बहुत कम है, ज्यादा करो। ये ज्यादा कैसे होंगे? यहां पर अब इलेक्ट्रॉन Fe+3 की वजह से Fe+3 की जो आयंस की कंसंट्रेशन इधर कम है वो ज्यादा होना चाहेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके आयंस बनाएगी। इधर Fe+3 वाला केस क्या होगा? Fe+3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी, खुद में ऑक्सीडेशन होगा। Fe+3 चूंकि यहां पर कहां आ रहा है? प्रोडक्ट साइड में, तो ये इस वाले सेल की जो कंसंट्रेशन Fe+3 की वो आएगी न्यूमरेटर में, प्रोडक्ट ऊपर आता है हमेशा 0.01। और इसी तरीके से Fe+3 यहां पर बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं कम करो, तो जो करंट जनरेट हुआ है Fe+3 की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो अब Fe+3 को रिड्यूस करेंगे। अब उसकी जो इक्वेशन होती है वो मैं कहां लिखूं? यहां पे लिखता हूं, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ ये Fe+3 यहां पे कहां है? रिएक्टेंट साइड में। तो यहां इस सेल में जो कंसंट्रेशन Fe+3 की वो नीचे लिखी जाएगी। आया समझ में? आ जाओ अब आगे, मल्टीप्लाई बाय 0.0529 डिवाइडेड बाय n। Fe+2 और Fe+3 में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज हो रहा है वो है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई सेल। ये आ गया मेरे पास, बड़े मजे से मैं कैलकुलेटर में पुट करूंगा, एक साथ मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? कर लेते हैं इसको भी हाथ, क्या मसला है, फिर आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो माइनस का 0.0529 मल्टीप्लाई बाय लॉग ब्रैकेट ओपन फ्रैक्शन 0.071 मल्टीप्लाई बाय 0.01 नीचे 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 कैसे लिख दिया मैंने? 0.01, हाँ सही, 0.12 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया 0.069। कोई मसला, 0.069 जो कि 0.07 वोल्ट्स मेरे पास आंसर है। इसको कॉपी कर लो, फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो से पोटेंशियोमीट्री शुरू करेंगे, ठीक है?